Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 4 of chapter 2 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss the characteristics, classification and functions of monosaccharides. Students, हमने पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और कार्बोहाइड्रेट्स की आपको केमिकल नेचर एक्सप्लेन की थी। इसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट की अक्रेंस और उसका रोल एक्सप्लेन किया था। कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो आपको बताया था, और इसके साथ साथ हमने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में 3 जो ग्रुप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया था। तो उनमें जो पहला ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिन्हें मोनोसैकराइड्स कहा जाता है, तो आज के लेक्चर में हम इन मोनोसैकराइड्स के मुतालिक फर्दर डिस्कस करेंगे। मोनोसैकराइड्स की कुछ बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स से आप ऑलरेडी वाकिफ हो चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आज हम मोनोसैकराइड्स की मजीद कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतलाएंगे और इसके साथ साथ मोनोसैकराइड्स की केमिकल नेचर, उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी फंक्शंस के बारे में भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जी, उसके बाद मोनोसैकराइड्स को फर्दर डिटेल में लेकर जाते हैं। मोनोसैकराइड्स अभी जैसे हमने इसके बारे में बताया था कि ये सिंपलेस्ट है अमंग द कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैकराइड की मजीद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करें तो हमें नजर आता है कि मोनोसैकराइड्स आर एक्चुअली ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रू कार्बोहाइड्रेट से मतलब है कि ये प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन टाइप के कंपाउंड्स हैं, तो ये ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इसी तरह से इनकी दूसरी प्रॉपर्टी आप देखें कि रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स इन मोनोसैकराइड इज 3 to 7। यहां पर आपने एक बार फिर केयरफुल हो जाना है। अभी मैंने आपको ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स में नंबर बताया था कि उसमें कार्बन्स का नंबर 3 से लेकर और मैनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड तक वो नंबर जाता है, लेकिन ये बात हम ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक कर रहे थे। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली मोनोसैकराइड के मुतालिक ये बात करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन्स की एक लिमिटेड रेंज है और वो है मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7। 7 से ज्यादा कार्बन किसी मोनोसैकराइड में नहीं होंगे और 3 से कम कार्बन्स किसी मोनोसैकराइड में नहीं होंगे। तो आपने ये केयरफुल रहना कि आपसे नंबर ऑफ कार्बन्स किसके मुतालिक पूछा जा रहा है। अगर ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक पूछा जा रहा है तो फिर ये 3 to many हो सकते हैं, और अगर सिर्फ मोनोसैकराइड के बारे में ये बात पूछी जा रही है तो फिर ये 3 to 7 होना चाहिए। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी आप देखिए कि किसी मोनोसैकराइड में आपको नजर आएगा कि ऑल द कार्बन एटम्स इन अ मोनोसैकराइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्साइल ग्रुप। यानी जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये 3 कार्बन की चेन है, तो उसमें सिवाय एक कार्बन के बाकी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होंगे। जैसे ये एक OH ग्रुप यहां पर है तो एक OH ग्रुप यहां पर है। एक OH ग्रुप आपको हर कार्बन पर मिलेगा सिवाय एक कार्बन के, और वो जो कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप नहीं होगा उस कार्बन के ऊपर क्या होगा, while the remaining carbon atom is either the part of the aldehyde और कीटोन। आपको यहां पर या तो अल्डिहाइड नजर आएगा या फिर इसी तरह से एक कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप आपको नजर नहीं आ रहा तो वहां पर लाजमी तौर पर कीटोन ग्रुप बना हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। अच्छा, इस हवाले से भी यहां पर देखो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे कहा जाए कि अ कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ, या अ मोनोसैकराइड विच कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम्स, हाउ मेनी OH ग्रुप डज इट कंटेन। तो अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो 2 OH ग्रुप, अगर 4 कार्बन एटम्स हैं किसी मोनोसैकराइड में तो फिर 3 OH ग्रुप्स, 5 कार्बन एटम्स हैं तो 4 OH ग्रुप्स, 6 हैं तो फिर 5, तो इस तरह से 7 है तो 6। आपने बस ये OH ग्रुप एक कम कंसिडर करना है, जितने कार्बन एटम्स आपको बताए जाएं उससे एक कम OH ग्रुप उस मोनोसैकराइड में मौजूद होगा। लेकिन यहां पर अगेन आपको थोड़ा सा एक बात का एहतियात करना है कि ये बात जनरली तो हम कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ डिविएट करती है। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर हम डीऑक्सीराइबोज की बात करें, डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज
ये एक 5 कार्बन मोनोसेक्राइड है, 5 कार्बन मोनोसेक्राइड। तो इस लिहाज से इसके पास कितने OH ग्रुप्स होने चाहिए? तो इस लिहाज से इसके पास 4 OH ग्रुप्स होने चाहिए, क्योंकि टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं। लेकिन एक्चुअली इसके पास 4 OH ग्रुप्स नहीं है, इसके पास 3 OH ग्रुप्स हैं, क्योंकि इसके एक OH ग्रुप में से ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है। तो इस वजह से इसमें राइट आंसर 3 होगा बजाय 4 करने के। तो यहां पर गलती होने का चांस है। तो इस तरह की कोई स्पेसिफिक एग्जांपल हो सकती है जहां पर आपको ये कैरेक्टर डिविएट करता हुआ नजर आए, अदरवाइज जनरली ये कैरेक्टर आपको मोनोसेक्राइड के ऊपर एप्लीकेबल दिखाई देगा। एक और कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए कि मोनोसेक्राइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरल फार्मूला यूज करते हैं CnH2n होल n। मैंने अभी आपको ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक जो जनरल फार्मूला बताया था उसके अंदर मैंने आपको ये बात इंडिकेट की थी कि मोनोसेक्राइड के मामले में आप ये x और y को इक्वल कंसिडर करेंगे। चूंकि x और y इक्वल कंसिडर किए जाते हैं, इस वजह से उसको आप n के साथ रिप्लेस कर देंगे, लिहाजा फार्मूला क्या बन जाएगा? CnH2nOn। अच्छा, जबकि n क्या चीज है इसमें? n indicates the number of carbon atoms in monosaccharide। जैसे अभी मैंने आपको X की बात बताई थी, X नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करता है, लेकिन वो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट में X कार्बन एटम्स को शो कर रहा था। लेकिन यहां पर आप देखिए कि N नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो कर रहा है मोनोसेक्राइड के अंदर, लिहाजा यहां पर N की वैल्यू क्या होगी? तो N ये 3 से लेकर 7 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और जबकि वहां पर जो X हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए वेरिएबल यूज किया था वो 3 to many thousand पर मुश्तमिल हो सकता था। लिहाजा यहां पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अ मोनोसेक्राइड विच कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दिस मोनोसेक्राइड, तो आपने क्या करना है? आपने देखना है कि अगर उसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स उसमें 5 हैं, तो ऐसी सूरत में फार्मूला क्या बनेगा उसके लिए? तो C5 हो जाएगा। H2n है तो इसका मतलब है कि H10 हो जाएंगे, और इसी तरह से O भी 5 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बन जाएगा। आप इस तरह किसी भी मोनोसेक्राइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इस जनरल फार्मूला की मदद से इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी MCQs में पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर भी आप ध्यान रखें। अच्छा, मोनोसेक्राइड इनको अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो आप देखते हैं कि मोनोसेक्राइड को बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप भी क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज एल्डोजेज एंड कीटोजेज। ठीक है, आप देख रहे हैं ये एल्डोजेज और कीटोजेज, ये 2 ग्रुप्स हैं मोनोसेक्राइड के बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप। एल्डोजेज उन मोनोसेक्राइड को कहा जाएगा जिनमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, और कीटोजेज उन्हें कहा जाएगा जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड ये ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, और जो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा वो एल्डोजेस कहलाएगा इन जनरल, और जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा उसे कीटोजेस में शुमार किया जाएगा। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड की दरअसल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर बेस करती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिहाज से इनको आप ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, यहां पर टेट्रोजेज गिवन नहीं है लेकिन दूसरा ग्रुप यहां पे टेट्रोजेज होगा, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, हेप्टोजेज। तो चूंकि 3 से 7 तक ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की रेंज है, इस वजह से यहां पर आप ये 5 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इनकी एग्जांपल्स आपके सामने और इनकी ये स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपने जरूर याद रखने हैं, ये बुक्स के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। तो इन स्ट्रक्चर्स को याद रखना इसलिए जरूरी है कि आपको सम टाइम ये स्ट्रक्चर दिखा के इनका नेम पूछा जा सकता है। जैसे ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये ग्लाइसरल्डिहाइड कहलाता है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इसी तरह से ये राइबोज, राइब्यूलोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो इन स्ट्रक्चर्स को आपने जरूर याद रखना है। अच्छा, मोनोसेक्राइड की ये जो क्लासिफिकेशन अभी मैंने आपको बताई है, इनको अगर हम आपस में कंपेयर करें इनके डिफरेंट फीचर्स के लिहाज से, तो आप देखते हैं कि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिहाज से जो 5 ग्रुप्स हैं, ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज और हेप्टोजेज, ये उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करना मैंने अभी आपको बताया है। अच्छा, इसी तरह से आप इनमें देखें कि जो इनकी एल्डोजेज टाइप की फॉर्म्स होंगी, यानी जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेन करने वाले हैं, उनमें 3 कार्बन मोनोसेक्राइड जो एल्डोज से बिलोंग करता है वो ग्लाइसरल्डिहाइड है। इसी तरह से 4 कार्बन मोनोसेक्राइड जो एल्डोज से बिलोंग करता है वो एरिथ्रोज है। पेंटोजेस में आपको जो एल्डोज मिलेगा वो राइबोज और डीऑक्सी राइबोजेज हैं और डीऑक्सी राइबोज हैं।
तो आप देखें कि डीऑक्सीराइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ा सा डिफर करता है और अदरवाइज बाकी वही जनरल फार्मूले के तहत ड्राइव किए जा सकते हैं। इसी तरह से एल्डोजेस में जो हेक्सोस टाइप के मोनोसेक्राइड हैं वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और फिर इसी तरह से हेप्टोजेस में जो एल्डोस टाइप के मोनोसेक्राइड हैं वो ग्लूकोहेप्टोज हैं। इसी तरह से आप इनकी ये कीटो फॉर्म्स देख रहे हैं कि ये कीटो शुगर्स हैं। तो देखिए जैसे अभी हमने ये बात की कि ये एल्डोजेस हैं सब और ये सब कीटोजेस हैं, तो सम टाइम हम इनके लिए कलेक्टिव टर्म यूज करते होते हैं। जैसे अगर आप ये ग्लाइसरल्डिहाइड को ले लें तो ग्लाइसरल्डिहाइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिहाज से ट्रायोज है और फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर एल्डोज, लिहाजा ग्लाइसरल्डिहाइड के लिए हम जो ज्यादा सुटेबल टर्म होगी वो क्या यूज करेंगे, हम इसे कहेंगे एल्डो। हमने एल्डोज का ये जो पहला वाला हिस्सा है एल्डो वो ले लेना है, तो इसे कहेंगे एल्डो, और इसके साथ ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली टर्म को मर्ज कर देंगे तो ये बन जाएगा एल्डो ट्रायोज। तो एल्डो ट्रायोज ये इस ग्लाइसरल्डिहाइड की क्लास का नेम होगा। इसी तरह से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के लिए आप टर्म यूज करेंगे कीटो ट्रायोज, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर कीटोज है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर ट्रायोज है, तो इसे कहना चाहिए कीटो ट्रायोज। बिल्कुल इसी तरह से आप एरिथ्रोज और एरिथ्रियोलोज के लिए ये कलेक्टिव टर्म ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह से राइबोज राइबोलोज के लिए, और ये सब के लिए इस तरह की टर्म्स बनाई जा सकती हैं और ये टर्म्स अक्सर पूछी जाती हैं, इनके ऊपर ध्यान रखना है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी शेयर करता हूं इसके हवाले से, लेकिन इससे पहले आप देखिए कि इनके फंक्शंस क्या हैं। ये फंक्शंस भी इनके आपने याद रखने हैं। ये जो दोनों मोनोसेक्राइड आप देख रहे हैं ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं। अभी आप जब बायोएनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इनको आप ऑब्जर्व करेंगे एज एन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स इन बोथ रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेटिक पाथवे। फिर इसी तरह से ये जो एरिथ्रोज और एरिथ्रियोलोज आपने देखे, ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट्स हैं। राइबोलोज और राइबोलोज आपने ये राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट RUBP, ये भी फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल में एक मॉलिक्यूल देखा, उसका इंग्रेडिएंट होता है। और जबकि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज आर द पेंटोज शुगर्स फाउंड इन RNA एंड DNA। जबकि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये मॉलिक्यूल्स भी आप देखते हैं कि ग्लूकोज एक रेस्पिरेटरी फ्यूल कहलाता है, रेस्पिरेशन में ब्रोकन डाउन होने वाला ये सबस्ट्रेट है, और इसके अलावा फ्रक्टोज ये भी रेस्पिरेशन का एक इंटरमीडिएट है, और गैलेक्टोज इज द कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर। तो ये आपने इनके फंक्शंस याद रखने हैं, फंक्शंस के हवाले से भी MCQs पूछे जाते हैं। और ग्लूकोहेप्टोज या सीरोहेप्टुलोज, ये दोनों फोटोसिंथेसिस में, प्लांट की फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज इज द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड, और ग्लूकोज के हवाले से आपने 2-3 पॉइंट अलहदा से याद रखने हैं कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फोटोसिंथेसिस में जो कंपाउंड सबसे पहले फॉर्म होता है वो यही ग्लूकोज है, और इसी से फिर आगे बाकी कंपाउंड प्लांट में ओरिजिनेट होते हैं। और फिर इसी तरह से आप देखते हैं कि एनिमल्स प्लांट्स को खाकर अपने कार्बोहाइड्रेट्स की नीड पूरी करते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि ग्लूकोज ये पूरी लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लिविंग वर्ल्ड। और प्लांट्स को ग्लूकोज प्रिपेयर करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो बुक के अंदर एक फिगर दी हुई है कि 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स। तो प्लांट्स को 10 ग्राम सिंथेसाइज करने के लिए अगर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है तो फिर 1 ग्राम के लिए कितना होगा, आप इसको 10 से डिवाइड कर दें तो डेसिमल ये इस तरफ मूव कर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 71.76 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, किलो कैलोरी पर ग्राम, आपके पास ये फिगर आ गई। अगर आपको 1 ग्राम ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के लिए ये एनर्जी का अमाउंट पता चल गया है तो अब आप 1 किलोग्राम के लिए भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा आपने इन वैल्यूज को जरूर याद रखना है, ये अक्सर MCQ में पूछी जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से ग्लूकोज की एक और सिग्निफिकेंस याद रखें कि ग्लूकोज की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है, एंड दैट कंसंट्रेशन इज एक्चुअली 0.08%। और इतनी कंसंट्रेशन ग्लूकोज की हमारे बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंतहाई जरूरी है। लिहाजा अगर इस कंसंट्रेशन में
कमी या ज्यादती हो तो ऐसी सूरत में बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। एनी एक्सेस टू दिस कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। इस चीज को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। और इसी तरह से इसमें कोई भी कमी अगर होती है, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 0.08% से कम हो जाती है, सो दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। और ये दोनों एबनॉर्मल सिचुएशंस हैं, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये टर्म्स भी आप माइंड में रखिए। ये अगरचे हम अगले आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी इनके मुतालिक मजीद बात करेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपसे ये शेयर किया था कि सम टाइम यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स हैं इनके कलेक्टिव नेम के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्लाइसरल्डिहाइड को आप एल्डोट्रायोज कह सकते हैं और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को कीटोट्रायोज कह सकते हैं। तो इनके हवाले से सम टाइम क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जैसे आपसे अगर ये कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द मॉलिक्यूल शोन इन द फिगर। आप देखिए फिगर में जो मॉलिक्यूल इस वक्त शो किया गया है इसमें टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं और इसमें अल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है। लिहाजा इसमें क्या इसको एल्डोस कहना चाहिए? एल्डोस बात बिल्कुल दुरुस्त है इसके लिए। क्या इसे कीटोस कहना चाहिए? कीटोस अलबत्ता नहीं कहना चाहिए। पेंटोस कहना चाहिए? बिल्कुल दुरुस्त है। क्या इसे एल्डोपेंटोस कहना चाहिए या मोनोसेक्राइड? तो ये आपको मोनोसेक्राइड टर्म भी इसके लिए दुरुस्त नजर आ रही है, एल्डोपेंटोस भी। लेकिन हमने चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट। तो जब मोस्ट आपसे पूछा जाए तो कोई एक ऑप्शन आपने चूज करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इसके लिए क्या होगी? मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इसके लिए एल्डोपेंटोस टर्म होगी। तो ये इसका राइट आंसर बनता है। लेकिन अगर यहां पर पूछा जाता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द मॉलिक्यूल गिवन इन द फिगर एक्सेप्ट, तो फिर आपने ये कीटोज को पिक करना था, क्योंकि कीटोज ये इसके लिए दुरुस्त नहीं है। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सब इस कंपाउंड के ऊपर एप्लीकेबल है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.